हेलो एवरीवन, दिस इज राम मौर्य। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम कवर करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। और सेकंड होगा हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि है एम्पियर सर्कुलर लॉ। एम्पियर सर्कुलर लॉ का एक एप्लीकेशन भी देखेंगे और एम्पियर सर्कुलर लॉ कहाँ पर लगाया जाता है, उसके केसेस कैसे बनते हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट। आप इनसाइड करंट को कैसे जान पाओगे कि इनसाइड करंट को कैसे हम डिसाइड करें, वो सारी बातें आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो अगर आपको इस टॉपिक में अगर दिक्कत है तो आप लोग एक पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए, ताकि जितनी भी चीज़ें मैं बताता चलूँ उसे आप लोग नोट कर दे चलिए। ठीक, तो ये रहा हमारे पूरे क्लास का ओवरव्यू। और चलो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे के पहले टॉपिक को। तो सबसे पहले जो हम कवर करेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म हमारा लेक्चर है। उसके बाद हम कवर करने वाले मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ रिंग। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ रिंग, एक रिंग के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है सबसे पहले उसे हम देखेंगे। उसके बाद बाकी की चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ रिंग क्या होती है उसे ध्यान से सुनो। सबसे पहले इस इमेज को समझो जो तुम्हारे सामने आ रहा है। इस इमेज में क्या क्या चीज़ें हैं। तुम्हें एक रिंग दिख रही होगी, अब बोलोगे भैया ये रिंग कहाँ किस टाइप से दिख रही है आपको, तो ये रिंग ही है, बस इसकी पोजीशन को कुछ अलग डायरेक्शंस की तरह से रखा गया। जैसे मेरे हाथ में जो कड़ा है, अगर मैं इस तरह से दिखा रहा हूं तो आपको ये रिंग दिख रहा होगा, लेकिन अगर मैं उसी को इस साइड से रख दूं ना तो आपको यह रिंग नहीं लगेगा। तो यह जो इसमें इमेज बनाई गई है वह कुछ इसी तरह से रखी गई है, इसी तरह से उसकी पोजीशन बनाई गई है। यह रिंग बस इस तरह से रखी गई है। मतलब हमें करना क्या है, हमें सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे जाकर उस एक्स डिस्टेंस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है कि मैग्नेटिक फील्ड आता कैसा है। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ रिंग हमें देखना है। अब सबसे पहले देखते हैं कि यह रिंग किस तरह इस तरह से रखा गया है, जिसका आपको फ्रंट व्यू आपको दिख रहा है। ठीक, उसका फ्रंट व्यू आपको दिख रहा है और इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस आपको आर दे दी गई है, कैपिटल आर। और हमें एक्स डिस्टेंस पे जा करके इस पी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है। समझ गए कि आपका इमेज क्या बोलना चाह रहा है, समझ गए ना अच्छी तरीके से। तो हाँ, ये रहा हमारा। अब देखते हैं इसमें करंट की डायरेक्शन कैसी है। करंट मान लेते हैं ऊपर हमारी जा रही है कुछ इस तरह से, जिसकी वैल्यू कितनी है आई। मान लेते हैं इसकी करंट कहाँ से कैसी जा रही है, इस ऊपर वाले से इस साइड में आ रही है, मतलब आपकी तरफ से मेरी तरफ आ रही है। ठीक, तो करंट की डायरेक्शन डिसाइड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ताकि हमें मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन मिल सके। ठीक, तो इस तरह से कुछ हमारे इमेज की बात रही। अब हम आते हैं इसे लगाने पे कि इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो हम इसमें यूज करने वाले हैं कौन से लॉ को, बायोट-सेवर्ट्स लॉ, जो कि एक यूनिवर्सल लॉ है, बहुत अच्छी तरीके से आप जानते ही हैं। ठीक, तो हम इसमें बायोट-सेवर्ट्स लॉ का यूज करेंगे। बायोट-सेवर्ट्स लॉ, बायो-सेवर्ट लॉ, इसे हम यूज करने वाले। क्या होता है बायो-सेवर्ट लॉ, आप लोगों को मैंने पहले बता रखा है। बायो-सेवर्ट लॉ क्या होता है, होता क्या है, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। आपको हर चीज का मतलब मैंने पहले से बता रखा है कि इसमें हर चीजें आखिर हैं क्या। तो आई डी एल क्या होता है, आई इंटू डी एल को हम बोलते हैं करंट एलिमेंट, आई इंटू डी एल को हम बोलते हैं करंट एलिमेंट। यह हमारा होता है एक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू कितनी होती है, जिसे हम बोलते हैं परमेबिलिटी, और इसकी वैल्यू कितनी है 10⁻⁻⁷। आर क्या होता है, आर होता है हमें किस पॉइंट से किस पॉइंट तक की मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, कहाँ पर निकालनी है, उसके बीच की डिस्टेंस। ठीक, तो हमारा आर समझ में आपको आ गया। आई क्या है, करंट है कि इसमें करंट कितनी जा रही है, जो हमारा कंडक्टर उसके अंदर करंट कैसी जा रही है, तो आई उसे बोलते हैं। और साइन थीटा में थीटा कौन सा एंगल है, थीटा इज द एंगल बिटवीन आइडियल मतलब करंट एलिमेंट और पोजीशन, जहां पर हम पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक, तो आई होप कि तुम्हें यह पता हो। और चलो अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, मतलब कुछ है नहीं, बस एलिमेंट वाला ही कॉन्सेप्ट है। ध्यान से सुनना, कैसे कैसे समझाएंगे इसे देखना। इसे समझ लोगे तो तुम्हें लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक मिनट, मैं इसे थोड़ा सा अपने टैब को इस साइड से रख लूँ। अब चलो देखो, इस पर मैंने क्या करा, इस पर मैंने एक एलिमेंट लिया, एक एलिमेंटल मतलब एक एलिमेंट लिया छोटा सा, जिसका नाम मैं क्या देता हूँ, इसका नाम मैं दे देता हूँ DL। मान लो मैंने जो एक छोटा सा एलिमेंट उसके ऊपर लिया, एक रिंग थी, रिंग के ऊपर मैंने एक छोटा सा एलिमेंट काटा, रिंग के ऊपर मैंने एक छोटा सा एलिमेंट काटा और उसका नाम हमने रख दिया DL। अब इस पॉइंट से DL की वजह से आने वाले मैग्नेटिक फील्ड को हम P पॉइंट पर निकालेंगे।
डीएल जो छोटा सा हमारा एलिमेंट है उसकी वजह से आने वाले करंट को उसकी वजह से आने वाले मैग्नेटिक फील्ड को हम पी पॉइंट पे फाइंड करना चाहते हैं। समझ गए? उसकी वजह से आने वाले मैग्नेटिक फील्ड को हम उस पी पॉइंट पे फाइंड करना चाहते हैं। मान लो यह डिस्टेंस तुम्हें आर दिया है और इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू तुम्हें कितनी होगी, ध्यान से देख कर बताओ, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, अब पी पॉइंट पर करंट की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी? तुम्हें मैंने बता रखा है कि अपने फिंगर को, जो तुम्हारा फिंगर है उसे करंट की डायरेक्शन में मूव कराओ, करंट की डायरेक्शन में मूव कराओ। एक पहले बात सुन लो ध्यान से, जो पहले कंडक्टर था उसमें हम क्या करते थे, अपने फिंगर को करंट की डायरेक्शन में रखते थे और इसे मूव करा देते, तो हमें क्या मिलता था, मैग्नेटिक फील्ड। इस केस में हम क्या करेंगे, अपने करंट की डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को मूव करेंगे। जैसे मेरा करंट की डायरेक्शन कैसी है, करंट की डायरेक्शन इसमें कुछ नीचे से जाती हुई, मतलब पीछे से आती हुई इस तरह आगे तरफ है, मतलब पीछे से जाकर इस तरफ आती हुई है। तो हम करेंगे क्या, अपने हाथ को इस तरह से मूव कराएंगे, अपने अंगुलियों को इस तरह से मूव कराएंगे और जो यह अंगूठा बोलेगा वह होगा हमारे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो हम अगर मूव कराएं अपने हाथ को इस तरह से, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। समझ में आ रही है? यह होगा तुम्हारे डीबी का डायरेक्शन। समझ गए? अब अगर हम इसे परपेंडिकुलर लाइन एक खींच देना, एक परपेंडिकुलर लाइन अगर हम ड्रॉ कर दे इसके अबाउट, तो यह एंगल इस एंगल के मतलब बराबर होगा। मान लेते हैं एंगल पर हम जाकर थीटा एंगल पर जाकर एलिमेंट को लिए थे। अब बोलोगे भैया थीटा कहां से आपने इंट्रोड्यूस कर दिया? तो थीटा यह है कि हमने एक्स डिस्टेंस चला पी पॉइंट पे, पी पॉइंट से ये थीटा एंगल पर हमने गए, थीटा एंगल पर जाने के बाद हमने डीएल एलिमेंट लिया, थीटा एंगल पर जाने के बाद हमने डीएल एलिमेंट लिया, क्योंकि अब थीटा कांस्टेंट है कि नहीं, सबसे पहले बताओ, क्या तुम्हें थीटा यहां पर कांस्टेंट दिख रहा है या फिर वेरिएबल है? तो मैं बता दूं यहां पर थीटा कांस्टेंट है। कांस्टेंट का क्या मतलब है भैया? कांस्टेंट का मतलब है कि थीटा तुम्हारा हर एक एलिमेंट के लिए जो कि इस रिंग पर मौजूद है उसके लिए उस पी पॉइंट पर हमेशा कांस्टेंट है। कैसे भैया? अब समझो ध्यान से। मान लो तुम्हारा यह रिंग है, यहां सेंटर से इसकी डिस्टेंस पी है, तो इसके ऊपर चाहे जितने पॉइंट को तुम अज्यूम कर लो, उसकी स्लोप मतलब उसकी जो एंगल बनेगी हमेशा वह सेम एंगल बनेगी, जितना यहां से यहां तक उतना ही यहां से यहां तक, मतलब हमेशा वह सेम एंगल प्रोड्यूस करेगा। अब वह सेम एंगल हमेशा थीटा ही होगी। तो यह थीटा एंगल इस एंगल के बराबर होता है। ज्यादा कुछ दिमाग मत लगाओ, सीधे मैं जितना बता रहा हूं उसे ध्यान से सुन लो। यह एंगल थीटा इतना हो जाएगा। अगर मैं सेम बात करूं इस नीचे वाले एलिमेंट के लिए, अगर मैं नीचे भी एक एलिमेंट, मैं तुम्हें कुछ विजुलाइज कराना चाहता हूं, अगर मैं इस नीचे वाले एलिमेंट की बात करूं, एक डीएल एलिमेंट यहां पर भी ले लूं और उसकी वजह से आने वाले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, यह भी थीटा एंगल होगा, मैंने बताया थीटा कांस्टेंट है, उसकी वजह से आने वाला डायरेक्शन तुम्हें कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। क्योंकि अब करंट की डायरेक्शन तुम्हें कुछ अलग तरीके से दिखेगी। मैं यहां पर तुम्हें स्क्रीन पर थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रही है समझाने में, अगर मेरे पास बड़ा वाला बोर्ड होता तो मैं तुम्हें जरूर समझा देता, लेकिन तुम एक बार इसकी डायरेक्शन को तुम अपने बुक से पढ़ लेना और मैं आई होप कि तुम्हें समझा पा रहा हूँगा। क्योंकि अब अपोजिट डायरेक्शन हो गई है करंट की। अभी तक ऊपर से मतलब यहाँ पर डॉट था तो यहाँ पर क्रॉस था, अब यहाँ पर क्रॉस है, वहां पर डॉट है, तो अब डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। अब यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर जो तुम्हारा थीटा होगा कुछ इस तरह से होगा, मतलब थीटा यहाँ पर भी बनेगा, थीटा यहाँ पर भी बनेगा। अब फिजिक्स में जब भी हम दो एंगल किसी थीटा एंगल पर देखते हैं तो हम उसे क्या करते हैं, उसके कंपोनेंट्स के लेना शुरू कर देते हैं, हम उसके कंपोनेंट को लेना शुरू कर देते हैं। अब जब हम कंपोनेंट को लेंगे तो कुछ इस तरह से लेंगे, कैसे? डीबी का जो डीबी तुम्हारा दिया गया है, डीबी का थीटा एंगल के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आता है वह होता है डीबी कॉस थीटा, और उसकी अपोजिट जो अपोजिट में आता है उसे होता है डीबी साइन थीटा। सेम इस तरह यहां पर भी होगा, डीबी का थीटा के डायरेक्शन में डीबी कॉस थीटा और इस साइड में डीबी साइन थीटा। अब लिखकर देखते हैं, इस साइड में तुम्हारा हो जाएगा डीबी कॉस थीटा, नीचे भी होगा तुम्हारा डीबी कॉस थीटा इस वाले डीबी एलिमेंट की, डीबी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और इस साइड में होगा तुम्हारा ऊपर वाले की वजह से एक डीबी साइन थीटा आएगा, इस वाले की वजह से यहां पर आएगा डीबी साइन थीटा, और एक इसकी वजह से आएगा यहां पर डीबी साइन थीटा। तो दोनों की वजह से डीबी साइन थीटा हो जाएगा।
अब तुम्हें एक चीज दिख रही होगी, एक चीज तुम्हें दिख रही होगी, वह क्या है कि तुम्हारा जो डीबी कॉस थीटा है ना वह कट रहा है। डीबी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट तुम्हारा कट रहा है क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट हैं और एक दूसरे के कैंसल आउट कर देंगे। ओवरऑल तुम्हारा यह डीबी कॉस थीटा कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने में। वहीं पर जो डीबी साइन थीटा है ना वह ऐड ऑन हो रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे से ऐड ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेंटर्स की तरफ जाते हुए होंगे, मतलब जितने भी मैग्नेटिक फील्ड सेंटर की मतलब पी पॉइंट से पैरेलल होंगे, मतलब जितने भी फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में होंगे वे सभी ऐड ऑन होते जाएंगे। अब मैंने दिखा दिया डीबी साइन थीटा किस तरह से ऐड हो रहा है, तो इस तरह से वे ऐड होते जाएंगे, लेकिन डीबी कॉस थीटा कट जाएगा। इसलिए डीबी कॉस थीटा को हम निगलेक्ट कर देंगे और इसे ही एक्सेप्ट करेंगे, मतलब डीबी साइन थीटा ही हमारा मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा। अब एक चीज मैं तुम्हें बताऊं कि अगर मैं डीबी साइन थीटा को क्या बोल सकता हूं, मतलब ये हमारे नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, लिखोगे तुम डीबी साइन थीटा। नेट तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा आएगा, डीबी साइन थीटा के ही इक्वल आएगा ना। अभी मतलब मुझे इसे इंटीग्रेट करूंगा, हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड डीबी साइन थीटा का इंटीग्रेशन ही आएगा कि हम डीबी साइन थीटा को इंटीग्रेट कर करके हम सारे रिंग की वजह से पूरे मैग्नेटिक फील्ड को निकाल ले रहे हैं। लेकिन बोलेगो कि भैया कि यहाँ पर डीबी साइन थीटा 2 बार है, तो उसका क्या होगा। तो अगर हम यहाँ पर 2 रखेंगे तो हम उसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट करेंगे, 0 से पाई ए, मतलब पाई आर तक, केवल 2 पाई आर नहीं, केवल पाई आर। अगर तुम यहाँ 2 पुट करते हो तब, क्योंकि जो तुम्हारा आधा डीएल होगा वह आधे रिंग को कवर करेगा और यह डीएल जो होगा वह आधे रिंग को कवर कर लेगा। मतलब हमने पहले ही 2 लगा दिया तो यहाँ से हमें आधे रिंग की वजह से ही लिमिट पुट करना होगा। वहीं पर अगर तुम सिर्फ क्या करते हो, सिर्फ तुम केवल एक को लेकर चलते हो, मतलब बी नेट को अगर तुम कहते हो कि हमारा यह होगा डीबी साइन थीटा की इक्वल, तो तुम्हें लिमिट 0 से 2 पाई आर पुट करनी होगी, तभी तुम्हारा पूरा का पूरा रिंग कवर होगा। मानते हो? तभी तुम्हारा पूरा का पूरा रिंग कवर होगा जब तुम 0 से 2 पाई आर चलोगे। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि डीबी कितना है, उसके बाद उस डीबी की जगह पे यहाँ पर पुट कर देंगे और इस पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डीबी कितनी आती है। तो डीबी इज इक्वल टू है तुम्हारा होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर होता है तुम्हारा डीबी। अब हमें करना क्या है, हमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ से अब तुम्हें देखना है आइडियल की डायरेक्शन क्या होती है। मैंने तुम्हें बार बार हर लेक्चर में बता रखा है पिछले कि जो आइडियल की डायरेक्शन होगी वह करंट के डायरेक्शन के ही बराबर होगी, मतलब जिस डायरेक्शन में तुम्हारा करंट होगा उतना ही तुम्हारी आई इंटू डीएल की डायरेक्शन होगी। अब तुम बताओ इस रिंग में करंट हमारी कुछ इस तरह से जा रही है, मतलब हमारी इस रिंग में करंट हमारी मान लो इस साइड से कुछ इस तरह से आ रही है, इस साइड में रिंग में करंट इस साइड से इस साइड में आ रहा है, तो इसके करंट की डायरेक्शन कौन सी हुई, करंट की डायरेक्शन मतलब इस साइड में हुई। देखना इस रिंग में देखने समझने की कोशिश करो, तुम्हारा करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, करंट की डायरेक्शन तुम्हारा इस तरह से है नीचे, तुम्हारे आइडियल की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी। क्यों भैया ऐसा क्यों? करंट की डायरेक्शन अगर तुम देखोगे ना हर एक पॉइंट पे टेंजेंशियली आउटवर्ड है, टेंजेंट के अलोंग है, हमेशा टेंजेंट के अलोंग ही है। तो आइडियल देखना आइडियल की डायरेक्शन यही होगी। एक रिंग में करंट की डायरेक्शन हमेशा तुम्हारा टेंजेंट के अलोंग ही होगी, मतलब टेंजेंट ही बनाएगी वह। तो आई इंटू डीएल भी तुम्हारा टेंजेंट की तरह बिहेव करेगा, आई इंटू डीएल भी तुम्हारा टेंजेंट के डायरेक्शन में होगा और टेंजेंट इस पॉइंट से परपेंडिकुलर है जहां से हमें मैग्नेटिक फील्ड। हम थीटा कौन सा लेते हैं, करंट एलिमेंट और उस पोजीशन के बीच की एंगल को लेते हैं। तो आई इंटू डीएल और आर जो हमारा स्मॉल आर है उसके बीच का एंगल कितना बड़ा, 90 डिग्री बना। तो बस हमें थीटा की जगह पे क्या पुट कर देना है, 90 पुट कर देना है, साइन 90 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह पे साइन 90 पुट करोगे, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी
और म्यू नॉट बाई 4 पाई हम इसे इस तरह से एज इट इज जैसे है वैसा लिख लेंगे। आई इंटू डी एल बाई आर स्क्वायर का क्या है हमारा, आर स्क्वायर हमारा है, आर स्क्वायर रहने देते हैं, आर स्क्वायर को अभी सिर्फ ऐसे ही आर स्क्वायर पूरे कर देते हैं और डी बी हमारा यह इतना आ गया, समझ गए, डी बी हमारा इतना आ गया। अब हम क्या करते हैं, इस डी बी को जो हमारे नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड आया वहाँ पर पुट करने की कोशिश करते हैं। बी नेट कितना आया है हमारा, आया है डी बी साइन थीटा 0 से 2 पाई आर। डीबी के जगह पे तुम्हें कुछ नहीं करना, बस ऊपर वाले इस चीज को यहां पर पुट कर देना है। पुट करो, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 पाई आर, डीबी की जगह पर रखोगे तो हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल समझ गए, आई डी एल बाई स्मॉल आर का स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, आई डी एल स्मॉल आर का स्क्वायर इतना हुआ। अब तुम्हें और तुम्हारा साइन थीटा भी बचा हुआ है तो साइन थीटा यहां पर लिखोगे। अब एक चीज लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है कि भैया आपने उस थीटा के जगह पे क्या पुट कर दिया 90, तो इस थीटा के जगह पे 90 क्यों नहीं पुट किया। तो तुम्हारा जो यह थीटा था, अगर एक टाइम के लिए इसे मैं अल्फा बोल दूं ना तो यह अल्फा तुम्हारा यह था, यह वाला 90 है, और जो वह थीटा है तुम्हारा कुछ इस तरह से है यहाँ पर, तो इसे मैं अल्फा ही बोलकर तुम्हें बताना चाहता हूँ क्योंकि यह थीटा और थीटा में तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो यह तुम्हारा 90 है और यह डी बी साइन थीटा में जो साइन थीटा है वह तुम्हारा यह एंगल की बात हो रही है, जो तुम्हारा इस यहाँ पर है इस एंगल की बात हो रही है। ठीक, तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, जो एंगल्स हैं वह अलग अलग हैं। ऐसा नहीं है कि साइन थीटा के जगह पर 90 ही हमेशा पुट करोगे, ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक, तो तुम्हें बस 0 से 2 पाई आर, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 पाई आर म्यू नॉट बाई 4 पाई करोगे और आई डी एल लिखोगे। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा होता है तुम्हारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर तुम्हारा आर है और हाइपोटेनियस कितना है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आर बाई लिखोगे तुम, आर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। रूट का मतलब 1/2 होता है ना, रूट का मतलब होता है 1/2। ठीक, तो आर और डिवाइड बाई कितना है हमारा, यह आर बचा हुआ है, तो इसकी आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी देखना। आर बराबर हमारा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कितना होगा, आर स्क्वायर हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा ना, तो आ यहाँ पर पुट कर दो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब तुम्हें मैं एक चीज बताना चाहता हूं, यह जो है और यह जो है बेस बराबर है तो हम इसके ऊपर वाले पावर्स को ऐड कर लेते हैं। बेस बराबर है तो हम पावर्स को ऐड कर लेते हैं। बेस हमारा कितना है आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर, पावर इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1/2 है, तो 1 + 1/2 कितना होता है, 1 + 1/2 हमारा होता है 3/2। बस 3/2 तुम्हें उसके पावर पे कर देना। देखना आगे, dB इज इक्वल टू दोनों तरफ इंटीग्रेट, बी नेट है, सॉरी dB मैंने लिख दिया, तो बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 हो जाएगा, इंटू आर ऊपर से है, ऊपर आर बचा हुआ है ना, देखना यह आर की बात हो रही है। ठीक, और इसे हम इंटीग्रेट करते हैं 0 से 2 पाई आर। अब बताओ इसमें कांस्टेंट चीजें क्या हैं, कौन कौन से चीजें बाहर आएंगी। तुम्हारा जो म्यू नॉट बाई 4 पाई है ठीक, तुम्हारा म्यू नॉट बाई जो 4 पाई है वह तो बाहर आएगा ही, वह तो कांस्टेंट है। करंट भी तुम्हारा कांस्टेंट, इसमें कांस्टेंट करंट जा रहा है, वेरिएबल करंट तो है नहीं। ठीक, तो आई भी तुम्हारा बाहर आ जाएगा, आर भी तुम्हारा बाहर हो जाएगा और यह नीचे वाला भी चीज बाहर हो जाएगी, क्योंकि हमेशा सेंटर से हर एक एलिमेंट के लिए यह डिस्टेंस हमेशा बराबर रहने वाली है। जैसे थीटा तुम्हारा कांस्टेंट है ना, उसी तरह यह भी हमेशा बराबर रहने वाली है। ठीक, तो यह हमेशा बराबर रहने वाली, इसलिए कांस्टेंट चीजें तुम बाहर करोगे। कांस्टेंट चीजें क्या क्या हैं लिखो, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एल 0 से 2 पाई आर बी नेट। अब देखना, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल छोटे छोटे एल लेंथ को अगर हम ऐड करते जाएंगे तो हमें इस पूरे रिंग की लेंथ मिल जाएगी।
अगर हम डीएल को इंटीग्रेट कर देंगे तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है ऐड करना। तो पूरे पूरे इस रिंग की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड नहीं मतलब इसकी पूरी लेंथ मिल जाएगी। तो मान लेते हैं इसकी पूरी लेंथ एल है किस टाइम के लिए, तो यहाँ पर 0 to 4 पाई म्यू नॉट बाई 4 पाई आई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। अब यहाँ पर हो जाएगा एल और 0 से 2 पाई आर, बस लिमिट को पुट करो और तुम्हारा आंसर तुम्हें दिख जाएगा। म्यू नॉट बाई 4 पाई आई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 इंटू 2 पाई आर, एक को 0 करोगे तो 0 का मतलब तो कुछ है नहीं, ठीक। अब 2 पाई से तुम्हारा यह कैंसल आउट होगा और हो जाएगा क्या, बी नेट तुम्हारा आएगा जो वह हो जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर। अभी मैं समझाता हूँ कहाँ से आई आर स्क्वायर आया, डिवाइड बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। ध्यान से देखना, देखो मैंने क्या क्या लिखा, म्यू नॉट लिखा, आई लिखा, आई एक आर यहाँ पर एक आर यहाँ पर है तो आर स्क्वायर बाई 2 टाइम्स ऑफ आर, इतना चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब ये जो होता है फार्मूला ना, ये सबसे तुम्हारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुमसे कोई नीट में भी पूछ ले तो इस फार्मूले को तुम्हें भूलना नहीं है और हमेशा अपने दिमाग में इस चीज़ को रखना है। यह है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम सेंटर। ठीक, सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर पर जाने के बाद जो मैग्नेटिक फील्ड हमें मिला वह कितना है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। समझ गए? इतना आसान है कि तुम्हें मैंने बहुत ही आसानी तरीके से बताया और बहुत बढ़िया तरीके से समझा दिया है। मैं नहीं मानता कि इसमें कोई अब तुम्हें दिक्कत होगी। और अब इसके बारे में थोड़ी सी बात करने वाले हैं कि क्या क्या होगा अगर एक टाइम के लिए मान लिया जाए कि इसके सेंटर पर अगर हम यक्स सेंटर पर निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे। अगर हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है, पी पॉइंट पर है, यह हमें पता है पी पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक टाइम के लिए हम यह निकालना चाहें कि सेंटर पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम करेंगे क्या, हम इस डिस्टेंस को कम करेंगे। देखना क्या, यह हमारा रिंग है, यह हमारी एक्स डिस्टेंस थी, यह रेडियस आर थी। अगर हमें सेंटर पर निकालना होगा तो हम करेंगे क्या, हम करेंगे कि जो एक्स दिया गया है उसे मिटा देंगे, मतलब उसे हम 0 कर देंगे एक्स को, और इस सेंटर पे हम पहुंच जाएंगे। 0 करते ही हम इसे सेंटर पे पहुंच जाएंगे। तो हमें क्या सीखने को मिला कि अगर हमें इस सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है वो पॉइंट पर, तो बी एट सेंटर के लिए हमें क्या करना होगा, एक्स को 0 पुट करना होगा। तो रख दो एक्स को 0, तो सेंटर पर हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। बी एट सेंटर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर, एक्स को 0 पुट कर दिया और उसके पावर हो गया 3/2। 2 से 2 यह कैंसल आउट हो जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ आर क्यूब। आर स्क्वायर से यह क्यूब कटा, आर स्क्वायर से क्यूब कटा, बचा एक आर, तो हो जाएगा म्यू नॉट बाई 2 आई बाई आर, जिसे मैंने तुम्हें पहले भी बता रखा है जब मैंने बायो-सेवर्ट्स लॉ का यूज करके जो लूप था, करंट कैरिंग लूप की वजह से मैंने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। सेम चीज यहां से भी तुम्हें देखने को मिली होगी, सेम चीज तुम्हें यहां से भी देखने को मिली होगी, मानते हो? तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर कितना होता, म्यू नॉट बाई 2 आई बाई आर। मैंने क्या करा, एक्स को 0 करा, तभी हमें सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। तो यह तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड। अब यह जो होता है ना तुम्हारा, जो यह आया तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड, वह मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड है। जो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें देखने को मिला, यह मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैं बोलूंगा कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो ग्राफ बना के दिखा दो भैया। तो ग्राफ देख लेना एक बार के लिए, कुछ ऐसे खास नहीं है, बस तुम्हें याद रख होना चाहिए थोड़ा सा दिमाग में, तो इसे देख लेना। देखो, मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करना है, इस पे डिस्टेंस को ले लेते हैं, डिस्टेंस पे ले लेते हैं, तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा आता है। कैसा? हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा कि सेंटर पर तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड अधिक होगी, उसके बाद यह डिक्रीज करना शुरू कर देती है,
सेंटर पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होती है, उसके बाद यह डिक्रीज करना शुरू कर देती है जैसे जैसे हम डिस्टेंस को बढ़ाते हैं। तो हमारी यह सेंटर देखो, यह सेंटर था, मतलब x इक्वल टू 0 हमने यहाँ पर पुट किया तो हमें मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर मिला। मैग्नेटिक फील्ड कितना आया, म्यू नॉट बाई 2 I/R। उसके बाद तुम जितने भी वैल्यू रख लोगे, x कितनी भी वैल्यू रख लो, बड़ी बड़ी जितनी वैल्यू होंगी इतनी ही इस टाइप आएंगी, तो कुछ भी रख लो तुम्हें वह मिनिमम ही मिलेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा मैक्सिमम कितना आता है, म्यू नॉट बाई 2 I/R, जो कि सेंटर पर मिलता है। इसका ग्राफ को तुम्हें कुछ इस तरह से दिखने मिलेगा। अब आई होप कि तुम्हें अब ये सारी चीजें समझ में आई हो। मैंने जितनी भी बातें बोली उतनी तुम्हें समझ में क्लियर दिमाग में बैठ गई हो। ठीक, तो बस अब ये रहा तुम्हारा टॉपिक का एंड। अब यहां से तुम्हारा चालू होता है एम्पियर सर्किटल लॉ। बहुत बार तुमने सुन रखा होगा, अगर नहीं सुना तो मैं एक बार समरी के लिए तुम्हें बताता हूं क्या है। एम्पियर सर्किटल लॉ कुछ स्पेशल थोड़ा सा हो जाता है एक सिमेट्रिक बॉडी के लिए। भैया सिमेट्रिक का क्या मतलब है, सबसे पहले भैया इसका यूज क्या है बताओ। इसका सीधा सा यूज है जिसे हम क्या कहते हैं, सीधा सा यूज है केवल मैग्नेटिक फील्ड निकालने का। हम क्या यूज करते हैं इसे, मैग्नेटिक फील्ड निकालने में। इसका सीधा सा मतलब सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए यूज होता है। यह हमेशा यूजफुल तो होता है, लेकिन हमेशा यूज तो कर सकते हो, लेकिन कब यूज होगा, जब सिमेट्रिक बॉडी होगी। सिमेट्रिक बॉडी के लिए तुम्हारा ज्यादा यूज होता है। बॉडी सिमेट्री जब हर तरफ से रहती है तभी हम इस फार्मूले का यूज करते हैं। अगर आड़ा टेढ़ा तिरछा बॉडी होगी ना, तो इसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड इस चीज का यूज करके नहीं निकाल पाओगे। एम्पियर सर्किटल लॉ को हम वहीं पर लगाते हैं जहां हमारी बॉडी सिमेट्री होती है, जैसे सर्कल के लिए, एक करंट कैरिंग वायर के लिए। ठीक, तो इसे लगाने का क्या तरीका है, सबसे पहले हम उसे पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, उसके बाद हम बातें करते हैं कुछ अलग अलग तरीके, कहाँ पर अप्लीकेबल है कहाँ पर नहीं, और क्या तरीका है उसे निकालने का। ध्यान से सुनना। द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस ए क्लोज लूप। द लाइन इंटीग्रल मतलब यह इसकी बात हो रही है। द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस ए क्लोज लूप इज म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट टाइम्स द इनक्लोज्ड करंट इन इट। तुम्हें कुछ नहीं समझ में आया होगा, मैं भी मानता हूं। एम्पियर सर्किटल लॉ एक लॉ है, इसकी कोई प्रूफ नहीं है। यह सिर्फ इतना बोलता है कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डॉट डीएल। देखना, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखा है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डॉट डीएल, या डॉट प्रोडक्ट है, मैग्नेटिक फील्ड डॉट डीएल बी इंटू डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। इनसाइड लिखा हुआ है। इनसाइड का क्या मतलब है कि कितनी करंट जा रही है। अभी तुम्हें बिल्कुल भी नहीं, मतलब अंदर कितनी करंट है। अब तुम्हें मैं ये भी समझाता हूं कि क्लोज लूप का क्या मतलब है। क्लोज लूप तुम्हारा क्या कहना चाह रहा है, क्लोज लूप ध्यान से सुनना। एम्पियर सर्किटल लॉ इतना बोल देता है साफ साफ कि तभी तुम लगा पाओगे तुम्हारी बॉडी एक सिमेट्रिक बॉडी हो। तो इसे लगाने के लिए तुम्हें ना, मान लो हमारे पास एक वायर है, मान लो हमारे पास एक वायर है जिसमें करंट आई जा रही है। मान लो हमारे पास एक वायर है जिसके अंदर करंट आई जा रही है। अब यह तुम्हें हर तरफ से सिमेट्रिक दिख रहा होगा, मतलब यह ना आड़ा टेढ़ा कुछ भी नहीं है, बस हमेशा सिमेट्रिक ही है। तो हमें कुछ नहीं करना। मान लो हमें इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है, तो हम उस पी पॉइंट से होकर जाने वाला एक लूप ड्रॉ करेंगे, ताकि उस पी पॉइंट से होने वाला एक लूप ड्रॉ करेंगे ताकि हमारा जो करंट जा रहा है कहां से होकर के, इस कंडक्टर से होकर के जो हमारा करंट जा रहा है वह उस लूप के अंदर बंद हो जाए। क्लोज लूप बोला ना, देखो ध्यान से सुनो, यहां पर बोला है क्लोज लूप की बात हुई है। तो हम इतना कह रहे हैं कि अगर हमारा एक कंडक्टर है जिसके अंदर करंट आई जा रही है, हमें पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को निकालना है, तो हम उस पी पॉइंट से एक सर्कल, मतलब कुछ भी शेप हो सकता है, मैंने ऐसा नहीं बोला कि वह एक लूप ही मतलब एक सर्कल ही होगा। हर एक बॉडी के लिए तुम्हारा जो लूप बनता है यहां पर अलग अलग हो सकता है। यहां पर
अलग की बात छोड़ दो, बस तुम इतना जानो कि जब भी हमें निकालना होगा, अभी तक तो हम अपने कोर्स में इतना यूज करते हैं कि हम एक सर्कल ही ड्रॉ करते हैं, एक लूप ही ड्रॉ करते हैं, करंट कैरिंग लूप ही ड्रॉ करते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, इस लॉ को लगाने के लिए अगर करंट हमारी ऐसी जा रही है, अगर हमें पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो इस पी पॉइंट से हमें सिमेट्रिकली जितने सेम सिमेट्रिक डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, एक लूप को बना देंगे। और लूप का क्या कहने का मतलब है, लूप इसलिए बनाते हैं कि यह जो करंट हमारा अंदर से जा रहा है वह इस लूप के अंदर कवर हो जाए। जैसे देखना, अगर इसकी वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है, बस हमें क्या करना है, इसके चारों तरफ सेम डिस्टेंस पर चारों तरफ एक लूप को बना देना है। अगर उस पी पॉइंट से लेकर के या पी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी थी, हमने उसके चारों तरफ लूप बनाया, यह हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। मतलब यह डिस्टेंस जितना होगा हमेशा आर ही होगा चारों तरफ से। ठीक, ऐसा नहीं होगा कि हम एक तरफ उस लूप को बढ़ा दें, एक तरफ छोटा कर दें। ठीक, तुम्हें समझ में आ गया होगा कि लूप का क्या मतलब है। लूप तुम्हें समझ में आया, क्लोज लूप। और इस साइड वाले पार्ट की अगर बात की जाए, कौन से साइड वाले, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल की अगर बात की जाए, तो बी डॉट डीएल में यह एक डॉट प्रोडक्ट है। बी तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है और डीएल तुम्हारा क्या है, डीएल इस लूप पर लिया गया एक छोटा सा एक एलिमेंट है। भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो अभी जब तुम्हारे लिए एक एप्लीकेशन आएगा तब तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या है। डीएल तुम्हारा एक छोटा सा एलिमेंट है जो कि लूप पर लिया जाएगा और डॉट प्रोडक्ट का यूज किया गया, उसे इंटीग्रेट किया गया। इंटीग्रेट क्यों किया गया, ताकि हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाए, इस लूप से बाहर जाने वाली जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड है वह मुझे मिल जाए। म्यू नॉट क्या है, कांस्टेंट है, लॉ है, इसलिए इसे तुम्हें बस बोल दिया तो लगाना पड़ेगा। आई इनसाइड, अब मैं इसे समझाता हूं आई इनसाइड का क्या मतलब है। मान लो तुम्हारे पास कुछ इस तरह का कुछ कंडक्टर तरह कोई लूप है, मान लो इस तरह का कोई लूप है। मैंने तुम्हें पहले बता रखा है कि डॉट और क्रॉस क्या बताते हैं। मान लो यह तुम्हारा एक वायर है जो कि अंदर की तरफ जा रही है, मतलब तुम्हारे बोर्ड में जा रही है। क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ जाता हुआ। मान लो एक वायर है जिसमें करंट I1 जा रही है अंदर की तरफ। यह लूप जो है ना, मान लेते हैं इसमें करंट कैसी है, करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी है, देखना ध्यान से सुनना। करंट इसके अंदर कुछ इस तरह से है। आई इनसाइड का क्या मतलब है, मैं इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यह लूप तुम्हारा कुछ इस तरह से है। करंट की डायरेक्शन मान लेते हैं एक साइड में इस तरफ है, या फिर तुम्हें दिया होगा इस साइड में है तुम्हारा। कौन से साइड में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक, सॉरी क्लॉकवाइज में है तुम्हारा। मान लो करंट तुम्हारी एक वायर है जो अंदर की तरफ जा रही है, एक वायर है जिसके अंदर करंट I1 जा रही है जो कि तुम्हारे बोर्ड के अंदर जाती हुई है। समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं एक पेज दिखाकर बताता हूं, एक मिनट। मान लो ये तुम्हारा पेज है, ध्यान से देखना, यह पेज है। तो I1 जो है इस पेज को फाड़ करके आर पार जा रहा है, मतलब इस तरह से पूरी, अगर इस तरह से फटा हुआ इस पेज के अंदर जा रहा है। ठीक, इस पेज के अंदर जाता हुआ है, तो इस पेज के अंदर I1 जा रहा है। मान लेते हैं एक कौन सी है, एक I2 है बोल देते हैं, जो कि बाहर की तरफ है, मतलब इससे करंट जो है ऊपर की तरफ आ रही है। इससे करंट अंदर जा रही थी I1, लेकिन इसमें करंट बाहर आ रही है, जिसे हम बोल देते हैं I2। और हम ले लेते हैं एक करंट और भी ले लेते हैं जिसके हम अंदर की तरफ मान लेते हैं, जिसकी वैल्यू है I3। और एक करंट हम बाहर ले लेते हैं लूप के, एक करंट लूप के हम बाहर ले लेते हैं, क्रॉस ही मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जिसे हम बोल देते हैं I4। मतलब क्रॉस अंदर की तरफ और डॉट बाहर की तरफ। क्रॉस अंदर की तरफ और जो डॉट है हमारा वह बाहर की तरफ। तो जब तुम्हें इनक्लोज्ड करंट देखना होगा, आई इनक्लोज्ड, मतलब मैं आई इनसाइड बोल रहा हूं इसमें, तो आई इनसाइड जब भी तुम्हें चेक करना होगा कि कितना होगा, मतलब इस लूप के अंदर कितनी करंट है, अगर तुम्हें यह चेक करना होगा, तुम्हें कुछ नहीं करना, जिस भी डायरेक्शन में तुमने करंट को मान रखा है अपने फिंगर को उस डायरेक्शन में कर्ल करना है। तुमने जिस भी डायरेक्शन में लूप में करंट, एक डायरेक्शन तुम ले सकते हो अपने मन से, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन अच्छा वही होता है कि तुम उस डायरेक्शन को चूज करो जो कि तुम्हें करंट में दिया गया है, लूप में पहले से दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, अपने लूप की डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को कर्ल करते हैं। जो थंब पॉइंट करता है अंदर की तरफ है, मतलब अंदर की डायरेक्शन हमें पॉजिटिव लेनी है। कैसे, ध्यान से सुनना। करंट हमारी कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, इस साइड में जा रही है। करंट हमारी मतलब लूप को घूमकर कुछ इस तरह से जा रही है।
तो हम अपने फिंगर्स को उस डायरेक्शन में कर्ल करेंगे जैसे लूप में करंट हमने माना है। तो इस डायरेक्शन में कर्ल करने के बाद हमारे फिंगर अंदर की तरफ पॉइंट कर रही है, मतलब अंदर की डायरेक्शन को हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। और आई इनसाइड की जो वैल्यू होगी वह हम जितने भी क्रॉस वाले हैं उन्हें पॉजिटिव लेंगे, तो हो जाएगा I1 प्लस I3, और जो I2 है ना वह बाहर की तरफ है, I2 हमारा बाहर की तरफ, उसे हम लेंगे माइनस के साथ। कैसे? हमने बोला कि हम उस डायरेक्शन में चलेंगे, दिस डायरेक्शन में हमारी करंट लूप में जा रही है, तो हम उसे बोलेंगे अंदर की तरफ, अंदर हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और बाकी के निगेटिव हो जाएंगे। अब मैंने एक गड़बड़ कर दिया, आपको दिख रहा होगा क्या? मैंने I4 को लिया ही नहीं है आई इनसाइड में, तो आई इनसाइड में इनसाइड क्यों लिखा गया है? इनसाइड का सीधा सा मतलब है कि इसके अंदर की करंट कंट्रीब्यूट करेगी। ध्यान से सुनना, इनसाइड का सिर्फ इतना मतलब है कि हम इसके अंदर की करंट को लेंगे, ना कि इस बाहरी वाले करंट को लेंगे। अब बोलोगे कि भैया इस बाहर का करंट का कोई मतलब नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें I1, I2, I3 और I4 सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा। तो तुम्हें जब भी मैग्नेटिक फील्ड देखना होगा ना, तुम सभी करंट की वजह से देखना, लेकिन उतनी हायर स्टडी हमें करनी भी नहीं है, बहुत बेसिक है। बस इतना जान लो कि तुम्हें ये यूज करना आ जाए और कुछ चीज़ों पर, कुछ शिप्स पर लगाना आ जाए तो तुम्हारे लिए यह मास्टर ही है। ठीक, तो बी जो होगा वह I1, I2, I3 और I4 के लिए होगा, लेकिन जो आई इनसाइड हम लेंगे ना वह सिर्फ I1, I2 मतलब I3 और I2 की वजह से ही लेंगे। I4 हमारा कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, आई इनसाइड की बात करेंगे। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के केस में किसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी? वह हर एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहां पर आएगी। आई होप कि तुम्हें समझ में आया हो। तो यह तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, लेकिन आई इनसाइड में कन्वर्ट मतलब गिना नहीं जाएगा। अब यह रहा तुम्हारा एम्पियर सर्किटल लॉ। अब इसका एक एप्लीकेशन हम देखते हैं तो उससे तुम्हारी हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या है एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ का? पहला है एक इनफाइनाइट वायर की वजह से, एक इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालनी है। कहाँ पर? यहां से हमें पी पॉइंट पर हम करेंगे क्या? मैंने तुम्हें बताया कि हम एक लूप ड्रॉ करते हैं जिसके अबाउट हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना होता है। तो हम लूप ड्रॉ करेंगे पी को लेकर के, समझ गए? हमने क्या किया, उस करंट को उस लूप से गुजार दिया, मतलब अंदर की तरफ गुजार दिया। तुम्हारा करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तुम एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले सकते हो यार, कुछ भी ले लो, पॉजिटिव ले लेना, उससे दिक्कत नहीं आती है, उससे बिल्कुल भी दिक्कत तुम्हें देखने को नहीं मिलेगी। वह सिर्फ किसको लिए होता है? वह मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को ही बताता है। तुम लूप में किसी भी डायरेक्शन को एक तरफ पॉजिटिव मान लेना, एक तरफ निगेटिव मान सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो तुम्हारा यह लूप हुआ, इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रही है, करंट ऊपर की तरफ जा रही है, करंट हमेशा ऊपर की तरफ जा रही है। मान लेते हैं जो हमने लूप ड्रा किया वह रेडियस आर का है, मतलब हमें आर डिस्टेंस पे क्या फाइंड करना था? हमें आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड, मतलब पी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड जो कि वायर से आर डिस्टेंस दूर है वहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। अगर आर नहीं समझ में आ रहा है तुम्हें, तो आर के जब तुम ए भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। तो मान लो हमें ए डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना था वायर से। हमने क्या करा, पी को जिस पॉइंट पे फाइंड करना उसे लेकर एक लूप बना दिया, अब ये हमारा करंट अंदर आ चुका है। अब हम साफ साफ यूज कर सकते हैं अपने किसे, एम्पियर सर्किटल लॉ को। लेकिन उससे पहले क्या होगा, अगर हम इसके ऊपरी वाले भाग को देखें, इसको समझने की कोशिश करें कि इसमें डायरेक्शन कैसी होगी करंट की। तो करंट हमारा ऊपर जा रहा है, हम क्या करते हैं वायर के केस में, करंट हमारा ऊपर जा रहा है, हम अपने ऊपर करेंगे, उसके बाद फिंगर को कर्ल करेंगे। हमारा करंट ऊपर जा रहा है, फिंगर को कर्ल करेंगे तो हमें कर्ल करने के बाद मैग्नेटिक फील्ड कुछ टेंजेंशियली ऐसे मिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड। और डीएल जो एलिमेंट होगा, इस पे हम छोटा सा एलिमेंट भी तो लेंगे, छोटा डीएल एलिमेंट को ही ऐड करके ना हमें पूरी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। इस लूप से जाने वाली जितनी टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगी वह डीएल एलिमेंट को ही ऐड करके मिलेगी। हमने बोला कि इस डीएल को हमने कंसीडर करा और पी पॉइंट पे वह डीएल एलिमेंट हमारा कुछ करंट एलिमेंट कौन से डायरेक्शन में होता है, डीएल भी हमारा एक छोटा सा
एक क्या होगा, वेक्टर होगा, डीएल वेक्टर जिसे हम बोल सकते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हमारा कैसे आया, हमेशा टेंजेंट के ही अलोंग होगा। देखना, ध्यान से देखना, मान लो हमारा लूप था जो मैंने यहां पर बना रखा है, मान लो ये हमारा लूप है जो मैंने यहां पर बना दिया अभी, तो इसमें हमारा मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इसके टेंजेंट के अलोंग ही होगा। हमारा मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इसके टेंजेंट के अलोंग ही होगा। हमारा मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इसके टेंजेंट के अलोंग ही होगा। डायरेक्शन कौन सी होगी, करंट हमारी इस ऊपर जा रही है तो हम इसे इस साइड में करेंगे तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस गोल गोल पार्ट वाले में आएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा बी आया। अब एक छोटा सा एलिमेंट हमने लिया डीएल, जिसे हमने बोला डीएल। डीएल की डायरेक्शन कौन सी होगी, सेम यही डायरेक्शन होगी डीएल की। एक छोटा सा पार्ट है यार, उसके पैरेलल ही तो होगा। तो डीएल एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना हुआ, थीटा की वैल्यू तुम्हारी 0 हो गई। कैसे, देखना, बी इस साइड में है, डीएल भी तुम्हारा उसी के ऊपर आ रहा है, मतलब थीटा एंगल बीच में 0 होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल में जो तुम्हारा बी डॉट डीएल में म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड मैंने लिखा, तो बी डॉट डीएल में क्या लिखोगे, इसे लिखोगे तुम बी डीएल कॉस ऑफ थीटा इंटू म्यू इंटू आई इनसाइड। कॉस थीटा में थीटा क्या है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट नहीं बोल सकते यहां पर, तुम सिर्फ एलिमेंट बोल दो। एलिमेंट जो वायर पे लिया गया है, एक छोटा सा एलिमेंट, उसके बीच का एंगल, तो हमने थीटा की वैल्यू 0 यहां पर पुट कर देना है। तो बी डीएल कॉस 0 म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड या फिर आई इनसाइड। इनसाइड कितना करंट है, इस लूप से जाने वाला करंट कितना है, इस लूप से जाने वाला करंट हमारा आई है। सिर्फ तुम्हें बस यहां पर आई पुट कर देना है। बहुत आसान से केस दिखेंगे तुम्हें, उतना हैवी केस कभी दिखेगा ही नहीं, जैसे मैंने तुम्हें बताया। ठीक, बहुत आसान से दिखेंगे। अब cos 0 की वैल्यू होती है 1, बी तुम्हारा कांस्टेंट है, तो बी को तुम बाहर ले सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल म्यू नॉट इंटू आई। ठीक, तो इंटिक बी तुम्हारा बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। तो बी इंटू डीएल कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल देखो तुम क्या करोगे, ये छोटे से डीएल को ऐड करते जाओगे, डीएल को ऐड करते जाओगे और तुम्हें पूरी लेंथ कितनी मिल जाएगी, 2πr। देखना, ये पेरीमीटर के बराबर ही तो होगा, डीएल ऐड करोगे जब तुम, तो इस पेरीमीटर के बराबर ही होगा, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 2πr। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल को हो जाएगा तुम्हारा 2π कैपिटल R इंटू म्यू नॉट, ए बोलोगे तुम, आर नहीं बोल सकते ना, क्योंकि तुमने ए लिया यहां पर। 2πr पेरीमीटर होता है, आर जो होता है वह रेडियस होता है। यहाँ पर रेडियस का काम ए कर रहा है हमारा, तो ये हो जाएगा 2πa इंटू म्यू नॉट इंटू आई इंक्लोज। तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा म्यू नॉट बाई 2π आई बाई ए। अब बोलो कि भैया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है इस पॉइंट पे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो हमारी सर्कल में ही जा रही है, लेकिन पी पॉइंट पर देखो कैसे होता है, तुम्हें मैं कैसे समझाऊं। मान लो ये वायर है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है ना, वह इस पॉइंट से अंदर जाती है, और अंदर जाती है मतलब यहाँ पर क्रॉस दिखाते हैं और यहाँ पर डॉट शो करते हैं, मतलब हमारी मैग्नेटिक फील्ड एक बार अंदर जा रही है, फिर बाहर आ रही है, फिर अंदर ऐसे जा रही है, फिर बाहर आ रही है। मतलब 3D अगर तुम 2D में देखो तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड एक बार अंदर जाती है, फिर बाहर आती है, फिर अंदर जाती है, तो एक लूप की तरह ही बनता है। ठीक, तो हर तरह से चीजें सही हैं। ठीक, तो म्यू नॉट बाई 2π आई बाई ए जो कि तुम्हारा एम्पियर सर्किटल लॉ से आया, वही सेम तुम्हारा किससे आया था, मैग्नेटिक फील्ड जब हमने बायोट-सेवर्ट्स लॉ से निकाला था एक इनफाइनाइट करंट की वजह से। तो ये रहा तुम्हारा का पूरा लेक्चर। आई होप कि तुम्हें समझ में आया हो, बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाया है और तुम्हें मजा भी आया हो। और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बढ़िया से कॉन्सेप्ट को लेकर। आज की बस लिए इतना ही रखते हैं, और रिवाइज जरूर कर लेना, और अगर पसंद आया हो कंटेंट तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो मिलते हैं बढ़िया से वीडियो में फिर बढ़िया से लेक्चर के साथ। तो चलो बाय बाय, टेक केयर, सी या।